दोस्तों नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान की नई सत्ता का चेहरा होगा कैसा? क्या वाकई यह चेहरा मानवाधिकार हनन होने नहीं देगा? क्या वाकई तालिबानी नई सत्ता का चेहरा किसी भी आतंकवादी संगठन को अपनी जमीन पर पनाह नहीं देगा? क्या वाकई इस नई सत्ता के तहत कोई भी आतंकवादी घटना अफगानिस्तान की जमीन से पश्चिमी देशों पर या फिर भारत पर नहीं होगी? क्या कोई इसकी गारंटी लेने को तैयार है? या फिर दुनिया के मानचित्र पर जब यूरोपीय यूनियन से लेकर संयुक्त राष्ट्र सिर्फ इसी उम्मीद में जिए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में तालिबान की सत्ता आतंकवाद को पनाह नहीं देगी और अपने देश के भीतर में सभी के हकों का ख्याल रखेगी, तो पहला सवाल किसी के जहन में भी यही आएगा, फिर तालिबानी शब्द क्यों कहा जा रहा है? अगला सवाल यही आएगा कि अफगानिस्तान के भीतर जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए हर दिन 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा 20 साल तक खर्च किए गए, करोड़ों और अरबों की तादाद में वहां पर हथियारों को झोंक दिया गया, उन सब के बावजूद भी अगर तालिबानी सत्ता अब वहां पर आ रही है, तो क्या वाकई ये कहा जा सकता है कि हम आपको मान्यता दे देंगे बशर्त आप मानवाधिकार हनन ना होने दें, वाकई आप किसी आतंकवादी संगठन को पनाह ना दें? और इन सब के बीच में दो ऐसे संगठनों का नाम बार बार उभर रहा है जिन संगठनों का जिक्र आते कहते हैं कि यह किसी हुकूमत को नहीं मानते। तालिबान भी जानता है और पाकिस्तान भी जानता है। एक तरफ इस्लामिक स्टेट खुरासन है और दूसरी तरफ अल-कायदा है। लेकिन इन सब से हटकर सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब सत्ता परिवर्तन बंदूक की नोक पर हो, तो ऐसे में किसी भी अवस्था में सत्ता संभालने के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होती है, सत्ता किसके हाथ में जाएगी? क्या यह सत्ता जो लड़ाके थे, जो युद्ध लड़ रहे थे, जो मिलिट्री फोर्स थी, उनके जो कमांडर्स थे, उनके हाथ में सत्ता जाएगी? या फिर यह सत्ता उनके हाथ में जाएगी जो दोहा में राजनीतिक तौर पर शांति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे? और आतंकवादी संगठन ये आरोप लगा रहे थे, और उसमें खास तौर से इस्लामिक स्टेट ये आरोप लगा रहा था कि शांति की खोज में दोहा के 5 सितारा होटलों में बैठकर जो लोग बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के साथ, दरअसल उनके लिए तालिबान नहीं है। इसके मतलब मायने क्या हैं? इसके मतलब बहुत साफ है कि शायद दुनिया भर में जब भी जहां पर भी क्रांति हुई, चाहे वो वामपंथी क्रांति क्यों ना हो, अगर आप क्यूबा के भीतर भी देखिएगा, रशिया के भीतर देखिएगा, चीन के भीतर देखिएगा, तो उसमें एक सवाल बार बार आया है कि सत्ता जब पास में आती है तो वो कमांडरों के हाथ में होनी चाहिए या फिर जो शांति प्रक्रिया और पॉलिटिकल प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं उनके हाथ में होनी चाहिए। और शायद इसीलिए कई नाम एक के बाद उभर कर आ रहे हैं। लेकिन उन नामों के साथ भी अगर आप गौर करेंगे तो आपके जहन में बार बार 1996 से 2001 तक के बीच में जो तालिबानी सत्ता थी उसकी महक आपको आ ही जाएगी, क्योंकि उस दौर और इस दौर के भीतर 20 साल का वक्त जरूर है, लेकिन उस पीढ़ी और इस पीढ़ी के कहीं ना कहीं तार आपस में जुड़े हुए हैं। उस दौर में जिन नेताओं को याद कीजिएगा, आपके दौर में जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, दोनों के बीच या तो रिश्तों के तार हैं, खून के तार हैं, या फिर साथ युद्ध करते हुए मिलिट्री फौज को तैयार करने के तार हैं। इन तारों के मद्देनजर हमें लगता है कि भारत के लिए शायद सबसे मुश्किल वक्त है। और ऐसे वक्त में भारत के प्रधानमंत्री की अगर वाकई, अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हुई है कि वो अमेरिका जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका को शायद इस पूरे इलाके में भारत ही वो देश है जो उनकी कूटनीति और विदेश नीति में फिट बैठता है। और भारत के लिए सामरिक दृष्टि से और भारत के लिए विदेश नीति के मद्देनजर और आर्थिक दृष्टि से भी अमेरिका शायद संबंधों के लिहाज से फिट बैठता है। लेकिन समझना यह भी होगा कि अमेरिका भारत की मौजूदा राजनीति कि उस अवस्था से खुश नहीं है जिसमें भारत के भीतर कहीं ना कहीं बहुत सारी सामाजिक लकीरें खींची गई, उससे वह खुश नहीं है और उसको लेकर कई बार उसने कई सवाल भी किए हैं। लेकिन हमें लगता है आज कुछ डॉक्यूमेंट्स के जरिए इन बातों का जिक्र होना चाहिए कि दरअसल जिस अवस्था में अफगानिस्तान के भीतर नई राजनीतिक सत्ता सरकार बनाने वाली है, उसमें अगर यूरोपीय यूनियन एक शर्त रखता है कि मानवाधिकार हनन ना हो, यूनाइटेड नेशन 2 बातों का जिक्र करता है कि आतंकवादी संगठन को जगह नहीं और आतंकवाद को पनाह नहीं, तो हम आपको मान्यता दे देंगे। लेकिन इन सारी प्रक्रिया के भीतर में पहली बार जब
जीत का जश्न और अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए तालिबान निकलता है तो उसके साथ सुसाइड बॉम्बर भी होते हैं। मानव बम, यानी आधुनिक तौर तरीके के भीतर में मानव बम की पहचान यही है कि वह आतंकवाद का प्रतीक है जिसमें खुद की जान खत्म कर देना है और उसमें जीत हासिल करनी है। यह जिहाद के भीतर में सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है और भारत के भीतर में इस तरीके से सुसाइड बॉम्बर पाकिस्तान की सीमा से पार करके कितनी बार कश्मीर में आए और पहली बार कश्मीर की विधानसभा पे जब जीप में विस्फोटक भर के हमला किया गया था तो याद कीजिए उसे भी बीते हुए 20 बरस से ज्यादा का वक्त हो गया है और वह एक शुरुआत थी भारत के भीतर में। तो फिर अगर तालिबान अपनी ताकत का एहसास हथियारों के साथ साथ सुसाइड बॉम्बर के जरिए भी कराता है तो क्या तालिबान बदला नहीं है और राजनीतिक सत्ता को कहीं ना कहीं मान्यता देने की मजबूरी शायद इस पूरे दौर में अलग अलग देशों की अलग अलग तरीके से उभर रही है। चीन के लिए बहुत जरूरी है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के लिए तो दोस्ती नहीं बल्कि भाई सा रिश्ता है, ईरान के लिए मजबूरी है क्योंकि अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, भारत के लिए मुश्किल सबब है क्योंकि इन सारी परिस्थितियों में ध्यान दीजिए तो पाकिस्तान, भारत लगातार यूनाइटेड नेशन में कहता रहा है ये टेरर स्टेट के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। अमेरिका ने भी कई बार सवाल खड़े किए हैं लेकिन पाकिस्तान आज की तारीख में सबसे नजदीक अफगानिस्तान तालिबान के है और आईएस प्रमुख जो वहां के आईएसआई के प्रमुख हैं वह भी इस वक्त काबुल में ही है। जाहिर एक बड़ी भूमिका पाकिस्तान की होगी जिसे भारत अपने तौर पर मानता रहा है कि वहां से लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, सभी को उसने जगह दे रखी है, पनाह दे रखी है जो कि भारत पर हमले करते हैं। दूसरी स्थिति में आइए चाइना जो सबसे करीब खड़ा है और तालिबान खुलकर कह रहा है कि आने वाले वक्त में चाइना ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर है बल्कि पूरे अफगानिस्तान और तालिबान की जो सोच है आधुनिक तौर पर वहां की खादानों को विकसित करना, उन खादानों में माना जाता है तकरीबन 3 ट्रिलियन डॉलर की खनिज संपदा छुपी हुई है, यानी तकरीबन 200 लाख डॉलर रुपया। चीन इसको गंवाना नहीं चाहेगा और वहां के तांबे की खादान को लेकर बहुत साफ तौर पर कहा गया तालिबान के जरिए कि चीन इसे आधुनिक बनाएगा और वन बेल्ट वन रोड जो चीन की एक भविष्य की योजना है जिसका भारत ने विरोध भी किया उसको लेकर सहमति है तालिबान के साथ। और यही चीन ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट किया, पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। भारत के सामने यह भी एक सवाल है लेकिन इस वक्त चीन और पाकिस्तान तालिबान के बिल्कुल करीब आकर खड़े और ऐसे में ईरान की एक मुश्किल सबब यह है कि उसके ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध है। वो जाए तो कहां जाए, बिजनेस के लिए और डॉलर पाने के लिए तो अफगानिस्तान ही एकमात्र रास्ता है। रशिया इन सब के बीच समझ पा रहा है कि स्ट्रेटजिकली उसके क्या अनुकूल चीजें हैं लेकिन दुनिया जिस उम्मीद को पाले हुए और उस उम्मीद के तहत जब आप सुसाइड बॉम्बर को दिखलाते हैं अपनी ताकत के तहत तो क्या यह माना जाए वाकई स्थिति बदल जाएगी आने वाले वक्त में या मौजूदा वक्त में। और महत्वपूर्ण है वर्तमान में यह दुनिया की जरूरत है कि किसी भी तरीके से अफगानिस्तान को छेड़े नहीं क्योंकि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें बीते 40 साल में अफगानिस्तान से हार कर तो नहीं लेकिन जीत कर भी नहीं निकली। यह सवाल इसलिए बड़ा हो चला है कि तालिबान ने दरअसल दुनिया के रईस देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों की धज्जियां तो नहीं उड़ा दी। संयुक्त राष्ट्र जिस रूप में अपने आप को लगातार कहता रहा और उसका कॉन्स्टिट्यूशन जिस बात की इजाजत देता है वह भी तालिबान की ताकत जो दिखाई गई उसमें सुसाइड बॉम्बर के साथ खारिज हो गई। भारत ने आतंकवाद को लेकर कई बार संयुक्त राष्ट्र में सवाल खड़े किए लेकिन भारत खुद जब सुरक्षा परिषद की अगुवाई कर रहा था तब भी तालिबानी शब्द को उसको दरकिनार करना पड़ा। यह एक दबाव की परिस्थिति है, यह एक नई बनती भौगोलिक परिस्थिति है और इन सब के बीच सवाल है वो चेहरा कैसा होगा। सबसे ऊपर नाम बार बार मुल्ला बरादर का आता है। मुल्ला बरादर के बारे में एक चीज जान लीजिए, मुल्ला बरादर 9/11 के बाद अफगानिस्तान छोड़कर कहीं गए थे तो पाकिस्तान ही गए थे और 2009-10 में उन्होंने करजई के साथ बातचीत शुरू की थी। वही करजई जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, भारत के साथ अच्छे संबंध थे, अमेरिका ने उन्हें स्थापित किया था और पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अमेरिका की मदद करने के लिए आ गया था। लेकिन सेना और आईएसआई उन सब के बीच भी कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी ताकतें थी, जो चरमपंथी ताकतें थी, जो अपने तौर पर तालिबान जिनकी पहचान थी, उनको वो पाल पोस रहा था। इसीलिए
2001 में 9/11 के बाद मुल्ला बरादर कहीं छोड़ कर गए। उस समय वो रक्षा मंत्री हुआ करते थे। आज की तारीख में उनको हेड बनाने की स्थिति है, जो बार बार कहा जा रहा है। वो चेहरा आएगा सामने। लेकिन 2001 में वो पाकिस्तान चले गए और 2009-10 में जब वो करजई से बातचीत कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने कहा था आपने हमको भरोसे में नहीं लिया, तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया था। उस जेल में डालने की प्रक्रिया में सिर्फ 2 ही साल वो जेल में रह गए। 2013 में, उसमें भी कहिए लगभग 17 महीने वो रह पाए थे। उसके बाद उनको वहाँ से रिहा कर दिया गया और 2018 में जब वो वहाँ से निकले तो दोहा में पॉलिटिकल दफ्तर स्थापित किया जा चुका था। लेकिन एक चीज़ और समझना होगा कि दरअसल मुल्ला बरादर जो हैं, तालिबान को जिन्होंने बनाया, मुल्ला मोहम्मद उमर उनके सबसे भरोसेमंद सिपाही और डिप्टी थे। और कहा जाता है कि मुल्ला उमर की बहन के साथ ही मुल्ला उमर की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ मुल्ला बरादर का। और उनका बेटा जो है, जो मुल्ला उमर का बेटा है, वह आज की तारीख में मोहम्मद याकूब के नाम से जाना जाता है और तालिबान के जो सैन्य अभियानों के प्रमुख हैं उसको वो संभालता है। यहाँ पर फिर 2 सवाल हैं। यानी मुल्ला उमर के दौर को दुनिया ने देख लिया और उनके रिश्तों को समझिए तो उनकी बेटी का विवाह मुल्ला बरादर के साथ हुआ, जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक। और दूसरी तरफ उनका बेटा मोहम्मद याकूब, वो तालिबान के सैन्य अभियानों का प्रमुख है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल निकल कर आता है, तो इसके बाद वो कौन सी पॉलिटिकल सिचुएशन है जिनके हाथ में ये सत्ता जाएगी? तो उसमें एक नाम हिब्बतुल्ला अखुंदजादा का आता है। दरअसल ये राजनीतिक गुट जो दोहा में बातचीत कर रही थी, उसमें हिब्बतुल्ला ही थे जो कि लगातार बातचीत कर रहे थे। और ये बात कहा जाता है कि अगर आप इस परिस्थिति में आइएगा कि एक तरफ मिलिट्री, दूसरी तरफ पॉलिटिकल बातचीत, तो मिलिट्री एस्पेक्ट में एक अगर तालिबान के सैन्य अभियानों के प्रमुख रहे मोहम्मद याकूब हैं, तो दूसरा नाम जो निकल कर बहुत साफ तौर पर आएगा वो हक्कानी ग्रुप का आएगा। यानी सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि अफगानिस्तानी सेना और पश्चिमी सेना के खिलाफ लगातार लड़ते रहे। ना सिर्फ लड़ते रहे बल्कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है वहाँ से वो लगातार जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट था, वित्तीय एस्पेक्ट, या फिर लगातार जो भी सैन्य ज़रूरतें थी उसे पूरा करते थे। उनकी मौजूदगी भी होगी या वह लीड करेंगे क्या, यह भी एक सवाल है। तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस लोकतांत्रिक मिजाज का जिक्र समूची दुनिया में हो रहा है कि हम अफगानिस्तान में तालिबान के नए चेहरे को ऐसा देखना चाहते हैं सत्ता के, उसमें माना जा रहा है कि कुछ विशेषज्ञ होंगे, कुछ शासन चलाने के जानकार होंगे, कुछ नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कुछ को प्रशासन चलाने का पुराना अनुभव होगा, कुछ नियम कानून के जानकार होंगे, कुछ उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी स्थापित करने की कोशिश करेंगे जिसे दुनिया कहती है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत सत्ता होनी चाहिए। लेकिन सवाल है उसमें कौन है? जो जानकारी आई है उसमें 2-3 नाम निकल कर आ रहे हैं कि उसमें एक तरह से उच्च सुलह परिषद के जो प्रमुख अब्दुल्ला थे उनसे बातचीत हो रही है। दूसरा नाम गुलबुद्दीन हिकमतयार का है, जो कि एक वक्त प्रधानमंत्री रह चुके हैं अफगानिस्तान के। तीसरा नाम सलाउद्दीन रब्बानी का है। यह 2012 में तालिबान के जो विद्रोहियों के साथ शांति वार्ता के लिए जो चुने गए थे उसके प्रतिनिधि हैं। अब आखिरी सवाल इस पूरी प्रक्रिया में यह आता है कि जो नाम और निकल कर आते हैं उसमें एक नाम अब्दुल हाकिम का निकल कर भी आता है। ये पाकिस्तान के क्वेटा के हैं और इनकी मुलाकात जो थी उस वक्त जब 2001 में छोड़कर चले गए थे मुल्ला बरादर, तो उनकी मुलाकात वहीं पर हुई थी। ये मदरसे से निकले हुए हैं और उस वक्त बड़ी तादाद में उनको, जिस दौर में अमेरिकी फ़ौज अफ़गानिस्तान में घुसी थी, बड़ी तादाद में तालिबान या जो उनसे जुड़े हुए लोग थे जो अफ़गानिस्तान छोड़ कर गए थे उनको इन्होंने पनाह दी थी। यानी मिजाज वही है। और इस प्रक्रिया के बीच ISI के चीफ का काबुल में होना भी इस मिजाज को दिखाता है कि कितनी बड़ी शख्सियत के तौर पर तालिबान की सत्ता के लिए पाकिस्तान की मौजूदगी होगी। और पाकिस्तान के भीतर में 30 लाख से ज़्यादा अफगानी शरणार्थी भी तो हैं। तो यह एक चुनौती है, सत्ता किसके पास जाएगी? या फिर इन दोनों को बराबर की सत्ता देते हुए, बराबर का अधिकार और हक देते हुए शुरा की स्थापना की जाएगी जिसमें तमाम लोगों की मौजूदगी होगी जो अलग अलग जाति समुदाय से निकल कर आते हैं, अलग अलग तरीके से नुमाइंदगी करते हैं, उन सब को मिला के एक बनाया जाएगा, या शुरा अलग होगी और उसके ठीक पैरेलल में एक कमेटी होगी? ये सारे सवाल हैं। लेकिन इन सवालों के अक्स तले सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जितनी ज़रूरत दुनिया को है उतनी ही ज़रूरत अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता को बनाने वाले उन चेहरों को है, क्योंकि वह जानते हैं कि अफ़गानिस्तान की इकनॉमी
नहीं चल पाएगी। उन्हें पता है लगभग 75% खर्चा जो है वह विदेशी फंड से आता है, जीडीपी का 50% वहीं से आता है। उन्हें इस बात की जानकारी है कि अनाज के लिए भूखों मरने की स्थिति में आ जाएंगे अगर विदेशी फंड रुक गया, और उसमें खासतौर से अमेरिकी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का फंड, जो सही मायने में लगभग 35% एक लिहाज से राहत देता है अफगानिस्तान को, जो फिलहाल प्रतिबंधित है। सवाल सिर्फ इतना है कि इन सब के बीच आईएसआई खुरासन गुट जो है और दूसरा अलकायदा जो है, इन दोनों का जो सीधा आरोप था तालिबान पर कि आपने जिहाद का रास्ता छोड़ दिया और दोहा के महंगे और आलीशान होटलों को अमन की सौदेबाजी के लिए चुना, क्या उनको कोई जगह, कोई स्पेस दे पाने की स्थिति में तालिबान का नया चेहरा आ पाएगा सत्ता संभालते हुए, या फिर इनके भीतर भी टकराव होगा? क्योंकि नई सत्ता की जरूरत अब एक संगठन चलाना नहीं है, लड़ाकों के लिए हथियार और भोजन की व्यवस्था करना भर नहीं है, वसूली भी नहीं करना है, अब तो उन्हें देश चलाना है। और इस देश चलाने की प्रक्रिया में अगर जो आतंकवादी संगठन है, जो पश्चिमी देशों से घृणा करते हैं और टकराव पैदा करते हैं, उनको भी अगर स्पेस नहीं देंगे तो क्या ये आपस में आने वाले वक्त में लड़ेंगे? यह भी शायद मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है, और उसी की परिस्थितियों में कोई भरोसा नहीं जाग रही है दुनिया की अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता को लेकर। एक उम्मीद भर है, क्योंकि वह जरूरतों के महत कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में, जो साउथ एशिया का पूरा इलाका है, उस इलाके में चीन और रशिया की मौजूदगी और पाकिस्तान की मौजूदगी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 1600 मील लंबी सीमा जो है वह अफगानिस्तान से लगती है। और जो पूरा सवाल सिर्फ ये नहीं है कि बिजनेस किया जाता है, सवाल यह है कि जो सांस्कृतिक, नस्लीय, धार्मिक संपर्क हैं, और इसका जिक्र एक वक्त करज़ई ने किया था कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को आप अलग नहीं देख सकते हैं, दोनों दो भाई की तरह हैं, जिनकी सांस्कृतिक, नस्ली और धार्मिक संपर्क और संस्कृति जो है एक सरीखी है। तो सवाल बिजनेस का उनके साथ नहीं है, सवाल यह है कि 9/11 के बाद स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान साथ तो खड़ा हो गया था अमेरिका के, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की सेना क्या कर रही थी, आईएसआई क्या कर रही थी? और यह नज़र आता है अब जब आईएसआई को और उनके चीफ को इनवाइट किया जाता है काबुल में, रेड कारपेट बिछाई जाती है और सत्ता के उस चेहरे को लेकर बहस शुरू होती है कि हम लोग किस तरीके से दुनिया के सामने खुद को रखें स्ट्रेटजिकली, जिससे दुनिया से आने वाली फंडिंग भी शुरू हो। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में चीन की भूमिका कहीं ना कहीं, जो पूरे तरीके से पाकिस्तान को चलाता है, उसकी भूमिका धीरे धीरे उस विस्तार नीति की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जिसको लेकर भारत ने कई बार जिक्र किया है। और चीन की विस्तार नीति वन बेल्ट वन रोड के तहत अगर ध्यान दीजिए तो उसके दायरे में नेपाल आ चुका है, उसके दायरे में बांग्लादेश आ चुका है, उसके दायरे में श्रीलंका आ चुका है, उसके दायरे में मालदीव आ चुका है, और उस तरफ जाएंगे तो अब अफगानिस्तान आ जाएगा और ईरान आ जाएगा। ये पूरा का पूरा इलाका अगर ध्यान दीजिए तो इस पर भारत के पड़ोसियों की सहमति चीन के साथ है। और चीन की विस्तार नीति बार बार भारत की तरफ इस दृष्टि से भी देखती है क्योंकि एक तरफ अरुणाचल और लेह का जो इलाका है उसको लेकर उसकी बेचैनी है, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बीच जब तालिबान इस बात का जिक्र करता है कि हमारी सत्ता दुनिया के मुसलमानों को भी देखेगी, तो ये क्या एक ऐसा संदेश है? हालांकि इसका जवाब भारत सरकार के एक मंत्री ने, मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने दिया भी कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई नमाज पढ़ रहा है तो उस पर गोली और बम बरसा दें, या कोई लड़की को स्कूल जाने से रोक दें, या उसके हाथ पैर काट दें। हम लोग अपने यहाँ के मुसलमानों की रक्षा करने की स्थिति में हैं, समझते हैं, आप उसकी चिंता मत करें। लेकिन एक दूसरा सवाल यही से होता है, इंटरनेशनली नहीं बल्कि अमेरिका की भी जो पॉलिसीज़ भारत को लेकर रही, भारत के माइनॉरिटीज़ को लेकर रही, ओबामा के वक्त से रही, उसमें भी कुछ लकीरें मौजूदा राजनीतिक सत्ता जो भारत की है उसको लेकर एक लकीर खींची गई है। सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा है, क्या भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए, अफगानिस्तान की परिस्थितियों को देखते हुए इंटरनल पॉलिटिक्स में भी परिवर्तन कर सकता है? हालांकि कुछ जानकारी कश्मीर से भी आई, जैसे शोपिया के इलाके में वहाँ के जो सैन्य अधिकारी हैं वो पहली बार उन परिवारों को चाय पिला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को जो आतंकवादी बन गए उनको वापस बुलाइए, हम उनके साथ रहेंगे, और उनको एक भरोसा और दिलासा दे रहे हैं जो इससे पहले कश्मीर के लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये उनके लिए एक नई चीज़ है। जो शोपिया में पिछले हफ्ते का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, जो अखबारों में खबर भी छपी तस्वीरों के साथ और कुछ न्यूज़ चैनल ने दिखाया भी था। सवाल यह है कि इन सब के बीच अगर ध्यान दीजिए तो बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बातचीत तक नहीं की थी जैसे ही सत्ता में आए, और वहाँ के जो पूर्व नेशनल एडवाइज़र जो थे
लेफ्टिनेंट जनरल HR मैकफास्टर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिहादी गुटों को मदद करता है और इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जर्मनी हो, ध्यान दीजिए ब्रिटेन हो, इनके विदेश मंत्री पाकिस्तान जाकर मिलकर आए, इस्लामाबाद गए, और इटली के भी अब विदेश मंत्री जाने वाले हैं। यानी इन सब के बीच एक सवाल आखिर में सबसे बड़ा यह भी उभरता है कि जो मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में रहा, उनका जेलर तो पाकिस्तान ही था। तो जेल से छूटने वाले कैदी की क्या सोच होती है अपने जेलर को लेकर, और जेलर की क्या सोच होती है अपने यहाँ से निकाले गए कैदी को लेकर, यह भी एक सवाल है। तो इसीलिए पाकिस्तान का वर्चस्व बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान का जैसे ही वर्चस्व बड़े होने का हम जिक्र करते हैं तो एक आखिरी सवाल निकल कर आता है, इसी दौर में मोदी काल में क्या भारत भूल गया गुरदासपुर हमला जो हुआ था 2015 में, पठानकोट का जो हमला हुआ था 2016 में, उरी पर जो हमला हुआ था 2016 में, अमरनाथ में जो हमला हुआ था 2017 में, पुलवामा में जो 2019 में हमला किया गया था, उसमें हर बार तो पाकिस्तान का ही नाम लिया गया और पाकिस्तान का ही जिक्र निकल कर आया। यह अलग मसला है कि पठानकोट में जांच के लिए पहली बार ISI तक को भारत में आने की इजाज़त दी गई, जिसकी बड़ी आलोचना हुई। लेकिन हर हमले के साथ भारत के भीतर जितने भी आतंकवादी हमले हुए, और ऐसा नहीं है कि ये मोदी काल से पहले के हैं, इसी काल के हैं, और हर दौर में बार बार टारगेट भारत के भीतर में जिस अल्पसंख्यक समुदाय को जिस रूप में बनाया गया, उसमें सवाल पहली बार यह है कि भारत का मुसलमान फंडामेंटलिस्ट नहीं है, भारत का मुसलमान पाकिस्तान भी नहीं देखता है। भारत के भीतर की सियासत इन परिस्थितियों को लगातार देखना चाहती है और इसके जरिए वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जब कुछ ऐसे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं जिससे भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की दिशा में बढ़ रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय या विदेश नीति को भी प्रभावित करने की स्थिति में आ रही है क्या, या फिर अब वो ना इन परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए इस दिशा में भारत अब कदम बढ़ाने को तैयार है क्या। ये सारे सवाल हैं। इन सवालों के अक्स तहत आखिरी सवाल चीन का इसलिए है क्योंकि चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तौर पर स्थितियां ठनी हुई हैं, और चीन जिस विस्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उसकी अपनी GDP, उसका अपना कारोबार जिस तरह से विकसित हो रहा है, उसमें अमेरिका की ज़रूरत भी शायद पहली बार भारत के साथ खड़े होने की है। सवाल है कि उन पॉलिसीज़ को लेकर जो यहाँ के सोशल पॉलिटिक्स को लेकर था, उसका विरोध ओबामा ने किया, बाइडेन ने भी किया, हैरिस ने भी कश्मीर को लेकर जो पेपर लिखा उसमें भी जिक्र है, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति है। लेकिन अब की तारीख में बिल्कुल नहीं, यानी कुछ परिवर्तन भारत और अमेरिका को एक साथ आने के लिए करने होंगे, और ये परिवर्तन जब होंगे और एक साथ दोनों आएंगे तो शायद एक नई परिस्थिति बन सकती है। हालांकि अभी एक भारत के भीतर सवाल है लगातार कि जो दोहा में पैक्ट हुआ तालिबान और अमेरिका या नाटो के बीच में, उसमें भारत की मौजूदगी क्यों नहीं रही और भारत को लगातार दरकिनार क्यों किया गया। इन सारी परिस्थितियों में एक आखिरी सवाल, अफगानिस्तान में नई सत्ता का चेहरा क्या वाकई मिलिट्री के हाथ में होगा जिसने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, या फिर बातचीत करने वालों के हाथ में होगी जिन्होंने अमेरिका को उस टेबल पर लाकर बैठा दिया जिस टेबल के बाद अमेरिकी फौज वहां से चली गई। इंतजार समूची दुनिया इसी बात का कर रही है, और शायद यूरोपीय यूनियन की यह सोच कि मानवाधिकार हनन रोकना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र की यह सोच किसी भी हालत में आतंकवादी संगठन को पनाह नहीं देना चाहिए, ये सारी सोच ह्यूमन बॉम्ब को जिस रूप में काबुल की सड़कों पर चलाया गया और अपनी जीत के जश्न के साथ अपनी ताकत का एहसास कराया गया, वह शायद इस लोकतांत्रिक दुनिया की परिभाषा को बदल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।